मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच के मैं कमज़ोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अंधेरी रात के पीछे आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो मुस्कुराकर ये कह रही है कि हिम्मत ना हारना, मैं बस आ रही हूँ, थोड़ा सा तुझे आजमा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नौकरी नहीं तो शादी नहीं, अभ्यर्थियों की ये सोच किस हद तक ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कमेंट किया है श्रवण कुमार प्रजापति जी ने और कहा है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि सिलेक्शन का लंबा सफ़र तय करने के बाद पता चलता है कि जवानी निकल गई। और ये प्रतियोगी छात्रों का जो ये एटीट्यूड है, ये किस हद तक ठीक है। तो दोस्तों, इस पर विश्लेषण करते हैं और आप और हम दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपने पूरे विचार लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी वीडियो तब तक पूरा नहीं होता जब तक देखने वाले अपनी प्रतिक्रिया ना दें। और दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है कमेंट सेक्शन में देखने में, हर व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करता है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने भी विचार लिखिएगा और दूसरों के भी विचार देखिएगा। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं शादी की। और देखिए, इसमें मैं अपने विचार बताता हूं आपको। हो सकता है कि आप कुछ सहमत हों, कुछ ना भी सहमत हों, मगर जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कई अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो। अब दोस्तों, आपको भी पता है कि कोई भी जो है ऐसे ही तो शादी कर नहीं देगा, क्योंकि शादी में जब भी कोई, मान लीजिए लड़की के पिताजी हैं, जब वो देखने आएंगे तो ये देखेंगे ना कि लड़का काम वाम करता है नहीं करता है, कुछ कमाता धमाता है या नहीं है। ऐसे आप भी एक पिता की हैसियत से सोचिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को विदा करेंगे जो व्यक्ति कुछ काम ना करता हो। बोले क्या करता है? बोले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। ये क्या काम है भाई? दोस्तों, तब तक मेहनत सफल नहीं है जब तक कि आप नौकरी ना पालें, है ना। तो अगर आप फाइनेंशियली रूप से ठीक हैं, कई लोग होते हैं जो शौक में तैयारी करते हैं और कुछ लोग होते हैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऑलरेडी गरीब हैं और जो है आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में आप कहें कि शादी भी करनी है मुझे पहले, तो दोस्तों आप अपना ही पेट नहीं पाल पा रहे हैं, किसी दूसरे का पेट कैसे पालेंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर आगे फैमिली भी बड़ी होगी, तो फिर ये सब मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। ठीक है, मगर यदि आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग हैं, मतलब आप खाते पीते घर के हैं और समृद्ध हैं, तो अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ये कहती है कि हाँ भाई आप शादी कर लीजिए, और आपको भी लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। बनस्पत ये हो कि आपकी जो फैमिली है, मतलब जिससे आप शादी करने वाले हैं, वो आपको आगे तैयारी करने के लिए सपोर्ट करें। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, दोनों में देखा गया है कि अगर सपोर्टिंग पार्टनर मिल जाते हैं तो उसके बाद भी कई लोगों ने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। और मैं कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम निकाले हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं करना, मगर ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है प्यार से घर तो चलता नहीं है ना। तो अगर घर चलाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कोई नौकरी कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ तो ये। और दोस्तों, मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई अभ्यर्थी तो इसलिए मतलब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं कि भाई इसके बाद बड़ा मोटा दहेज मिलेगा। और मैंने ये चीज़ तब मुझे पता चली, हमारे एक फ्रेंड थे, उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए लड़का देखने के लिए गए और पता चला कि लड़का जो है वो ग्रुप डी में सरकारी नौकर है, रेलवे में। तो बोले अच्छा, तो बोले क्या डिमांड है उनकी? बोले वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले ग्रुप डी का लड़का 10 लाख रुपए मांग रहा है? मतलब कई लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों कि नौकरी पाने के बाद ऐसे बदल जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, यदि आप में से जिन लोगों की नौकरी लगेगी, कम से कम भाई इस तरीके की डिमांडें यार नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति की भी सोच में बदल पाया तो शायद ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, नौकरी पाएंगे, मतलब वसूली कोई करनी है क्या? आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा पार्टनर आपके घर आ रहा है, आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, इसका मतलब ये कोई है कि आप बिल्कुल ही उसे जो है परेशान कर लें, खासकर दहेज के मामले में। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है इलीगल हैं वैसे भी, मगर फिर भी ये रिवाज जो है चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, खासकर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि भाई जब आप नौकरी पा जाएं तो
वसूली मत करना कि भाई हमें जो है लड़की के घर वालों से जो है दहेज लेना है, क्योंकि ये केस हुआ था मेरे सामने, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों ये टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली कितने सक्षम हैं शादी करना या ना करना। और दोस्तों कई प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं वो इस तरीके के भी होते हैं कि भाई किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर दोस्तों शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि भाई नौकरी पे नहीं है। और आपको पता है कि नौकरी पाना और तय समय के अंदर पाना कितना मुश्किल काम है ना। आपको मान लीजिए किसी ने समय दे दिया, मान लीजिए लड़की के पिताजी ने आपको समय दे दिया कि भाई आप 1 साल के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी तो मैं शादी करा दूंगा। अब कहाँ से, आपको पता ही नहीं है कि किस भर्ती पे जो है कोर्ट केस हो जाए, है ना। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो है पूरी ईमानदारी से आप अपनी तैयारी करते रहो। शादी आप तभी करें जब आप फाइनेंशियली रूप से सक्षम हों। बात ये नहीं है कि जवानी निकल जाएगी या क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, आपको जो है जिम्मेदारी उठानी है। और दोस्तों सरकारी नौकरी के बाद मैं बताता हूँ क्या होता है, आखिर क्यों सरकारी नौकरी वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो शादी के लिए ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं ना क्यों, अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी हुई किसी लड़की की, तो अब जो सरकारी नौकरी में जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसको तो मिलेंगे ही, जो नौकरी में कर रहा है उसकी पूरी फैमिली को मिलेंगे, यानी कि जिससे आपने शादी की है उसे भी मिलेंगे और जब आपके बच्चे होंगे उन्हें भी मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि सबसे बड़ी फैसिलिटी तो दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी होती है। मेडिकल फैसिलिटी में आप मान लीजिए आप नौकरी में हैं, आप बीमार पड़ते हैं, आप पे मान लीजिए 50 लाख रुपए भी खर्च हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाए दोस्तों, ऐसी किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारा का सारा ट्रीटमेंट आपका तो हो ही रहा है। आपके साथ में अगर आपकी वाइफ है, क्योंकि वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस केस में जो है यहाँ पर भी जो मेडिकल खर्चा होगा वो भी आपके मतलब नौकरी से ही मिलने वाला है, आपके डिपार्टमेंट से। उसके अलावा जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए भी, बच्चों की एजुकेशन फीस तक का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपका भुगतान किया जाता है, फीस दी जाती है पहली क्लास से लेकर 12 क्लास तक, ठीक है। उसके अलावा जो LTC होती है, LTC का मतलब जो साल में 4 साल में एक बार जो है ऑल इंडिया टूर के लिए घूमने फिरने के लिए दिया जाता है, तो उसमें आप भी और आपकी फैमिली भी। तो दोस्तों कोई भी ये देखेगा ना कि हमारी बेटी का जो भविष्य है वो सिक्योर है या नहीं है, कारण यही है। और दोस्तों एक जानकारी और, जैसे कि आपको पता होगा, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा यार किसी के साथ ये कैजुअलिटी होनी चाहिए, मगर कभी कभी हो जाती है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि एक्सपायर हो जाता है सर्विस में रहते हुए, तो भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं, यहाँ तक कि नौकरी तक मिल जाती है, या तो पत्नी को या फिर अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनको। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई सिक्योरिटी चाहता है हर इंसान, है ना। और यदि किसी ऐसी जो काम धाम नहीं करता है उसके साथ अगर शादी कर दी जाए तो भाई क्या सिक्योरिटी है, वो अपना ही खुद नहीं कमा के खा पा रहा है तो फिर दूसरे को क्या खिलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जितना मेरी समझ थी, जितना मैं जानता था, उतना मैंने इस विषय पर चर्चा की। अब आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कि क्या बेरोजगार रहते हुए शादी करनी चाहिए या फिर नौकरी लगने के बाद। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, मगर फ़िलहाल आप कमा रहे हो अच्छा खासा और अपने आप को भी सिक्योर कर पाओ, दूसरे को भी सिक्योर कर पाओ। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती हैं कि लोगों के घर तक बिक जाते हैं, है ना। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कोई कराना नहीं चाहता है, वो कहते हैं, लोग ये सोचते हैं हम तो अमर हैं इसलिए हम नहीं कराएंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और जो लोग शादीशुदा हों या जो जब करेंगे आप, तो एक होता है दोस्तों रिस्क कवर का इंश्योरेंस, है ना। रिस्क कवर ये ज़रूर कराइएगा। आप मुझसे कहेंगे मैंने कराया, मैंने बिल्कुल कराया दोस्तों। रिस्क कवर में क्या होता है, आपके साल के जाते हैं इसके अंदर 5,000 मान लीजिए जाएंगे, 5,000 से 6,000 तक, ठीक है। रिस्क कवर में ये होता है कि ये जो अमाउंट है ये आपको वापस नहीं मिलता, मगर यदि कोई कैजुअलिटी होती है आपके साथ तो इसमें मतलब ये मान लीजिए कि 70 लाख या 80 लाख तक का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। आपके जाने के बाद आपका परिवार या जो भी है उन्हें आर्थिक मदद तो हो जाती है। देखिए किसी व्यक्ति के जाने के बाद जो है वापस नहीं आ सकता, मगर कम से कम जो आपका परिवार है वो तो गरीबी में ना रहे। तो ये रिस्क कवर जो है ज़रूर कराना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी लोग खासकर जो शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि लाइफ का भरोसा तो रहता नहीं है, है ना। तो यही
सब विचार थे, अब आप अपने विचार रखिएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।